Hello everyone, so welcome you all on the YouTube platform of Success Tree Punjab and Sat Shri Akal to everyone. So आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर्स. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपने इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करनी है. ठीक है, साथ के साथ ही जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई थिंक काफ़ी ब्राइटनेस है, ठीक है, जिससे आपको मे बी दिखेगा नहीं. सो लेट मी जस्ट एडजस्ट द लाइट फॉर यू. ओके ओके, आई थिंक अब शायद विजिबल है प्रॉपरली. ठीक है, एक बार मुझे चेक करने दे लाइट, क्योंकि अगर विजिबल नहीं होगा तो इशू आ जाएगा. चलिए, आई थिंक अभी प्रॉपर है. ठीक है, दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन पे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. ठीक है, तो आपने आंसर करने की कोशिश करनी है साथ के साथ. ओके, पहले खुद से रिकॉल करने की कोशिश करनी है. ये नहीं कि मैं आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ, तो आपका इससे फायदा नहीं होगा. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, मोशन इज द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. सोचिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन इज डैश मोशन, जिसको हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन. हाँ जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश मोशन अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल पे ट्रैवल कर रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं. स्पीड जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, बताएं. वेलोसिटी कह रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट है, द एरिया अंडर अ डैश ग्राफ व्हिच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलो बताओ, पहले सोचो खुद से, फिर आंसर करना है. ओके, चलिए, आई एम श्योर अब तक आपने सोच लिया होगा. ठीक है, तो देखो, पहला आपका था मोशन इज द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और नेक्स्ट था कि अगर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं. ऑब्वियसली किस तरह का मोशन होता है वो, रेक्टिलीनियर. ठीक है, रेक्टिलीनियर मोशन. ओके, रेक्टिलीनियर. यहाँ पे मैंने आंसर भी साइड में इसलिए लगाए हैं ताकि आपको दिख जाए. ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे. नेक्स्ट देखो, इसमें पूछा था कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल पे कवर करने वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन. और हमें पता है स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में. ठीक है, सिर्फ बताएगी ये मैग्नीट्यूड के बारे में. ओके, एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमें पता है डिस्टेंस भी क्या है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा. जबकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी होके इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, इसका होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताती है, प्लस उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है. ओके, और द एरिया अंडर अ डैश ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आएगा, वेलोसिटी. ठीक है, चलो होपफुली समझ आ गया होगा. ये पहला चैप्टर आपका, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में. ओके, चले आगे. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलो, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में. पहला ऑप्शन देखो, इन एन डैश इज एन इंटरैक्शन बिटवीन interaction that changes or tries to change the state of rest or motion of an object. Okay, next option question,
Newton's first law states the object remain at rest or in uniform motion unless acted upon by dash external force. Third option. Third question, Newton's second law, force is an equal to the rate of change of dash and its SI unit. Okay. Fourth question देखो, Newton's third law, for every action there is an equal and opposite dash. Fifth, dash force is a non-conservation force that oppose relative motion between two surfaces. देखो, non-conservational force कौन सी होती है आपकी? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा है ना, बस वही है. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और आपको पता है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन. ठीक है, क्या होता है? न्यूटन. ओके ओके, एक और क्वेश्चन रह गया था, चलो पहले यही कर लेते हैं. तो यहाँ पे तो देखो आंसर क्या होना था? फोर्स. ठीक है, और इसका एक्सटर्न ये आपका क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया. और इसमें पूछा था आपसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट. मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस बाहर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे. ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ. ठीक है, बाकी हमें पता ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया it is directly proportional to the mass of the object. ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगेगा जितना ज्यादा उस पे इनर्शिया होगा. मतलब जितना इनर्शिया लगेगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया क्या है? पता है ना इनर्शिया क्या है? इनर्शिया यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगा रहे हैं, कितनी लगेगी वो. ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया. होपफुली आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे. ठीक है, देखो ये रिवीजन क्लास है, जिसने पढ़ रखा है उसको पता है. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं. ठीक है, देखो इसका क्या था? ए फील्डर पुल्स हिज हैंड बैक. न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसकी बात की जा रही है. यहाँ पे सेकेंड लॉ की बात की जा रही है. आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेटर बॉल मतलब फील्डर बॉल कैच करता है क्रिकेट बॉल को, तो हाथों को पीछे करता है. क्यों करता है? ताकि उसका इम्पैक्ट कम किया जा सके, उस पे जो फोर्स है वो रिड्यूस की जा सके. ठीक है, इम्पैक्ट विल बी द राइट आंसर. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटेशन से एसोसिएटेड आपके वन लाइनर्स. हाँ जी, चलो बताओ. इसको पहले अच्छे से रीड करो खुद से. ओके, फिर आंसर्स देखने हैं. देखिए जरा पहले ऑप्शन क्या लिखा है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखो सिंपल सा है, क्या बोलता है न्यूटन का नियम? दैट ओके पहले से बताती हूँ. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. है ना, मास किसका? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का प्रोडक्ट. ठीक है, मास के प्रोजेक्ट और अपॉन आर स्क्वायर. ये है हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पे आ जाता है कैपिटल जी. कैपिटल जी क्या है आपका? यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है, क्या है ये आपका? यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है. ठीक है, हर जगह पे इसकी वैल्यू फिक्स रहती है. और कितनी वैल्यू रहती है वो आपसे यहाँ पे पूछा भी है. ठीक है, वो आपने बताना है. थर्ड स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली डैश एंड इट इज मैक्सिमम एट डैश एंड मिनिमम एट डैश. देखो आपको पूछी है ग्रेविटी की वैल्यू जी की, हमें पता है ये 9.8. ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे. मिनिमम कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे. मिनिमम होगी इक्वेटर पे. ठीक है, और जीरो होगी आपकी सेंटर ऑफ द अर्थ पे.
नेक्स्ट देखो, डैश इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट while dash is the measure of inertia and remain constant. बताओ, आपको पता ही है, एक होता है वेट, एक होता है मास. वेट हमेशा ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जबकि जो आपका मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है. ठीक है. नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट बिकम वेटलेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द नेट डैश फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन कैंसल आउट. नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैंसल आउट कर देती है. ठीक है. ग्रेविटेशनल पुल इसको कैंसल आउट कर देता है. मतलब पूछा था आपसे कि जो हमारी सेंटर ऑफ द अर्थ है उस पे जो वेट होता है वो जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती हैं. ठीक है. पहला हमने देख लिया था, मासेस का वो होता है. ठीक है. क्या था आपका? फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. ये आंसर था. और ये आपकी g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. ठीक है. और ये दी है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू. ठीक है, याद रखना. और यहाँ पे वेट और मास की बात की गई थी कि वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज होता है. बाकी आपका मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट ही रहता है. अगर वीडियो फास्ट हो रही होगी तो आप स्लो भी कर सकते हो. ठीक है, सेटिंग में जाके, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज लाई हूँ क्वेश्चंस, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे फास्ट करवाना पड़ेगा. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, नेक्स्ट, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू डैश. बोथ वर्क एंड एनर्जी हैव द SI यूनिट डैश. A body possesses kinetic energy due to its motion given by dash and potential energy due to position given by dash. Okay, formula पूछे basically इसमें. Next है, law of conservation of energy states that energy can neither be dash nor be dash. Power is the rate at which dash is done. Its SI unit is dash. बताओ, सोचो पहले. देखो, ये आपका एक्टिव रिकॉल सेशन है. ठीक है, ये आप सभी का क्या है? एक एक्टिव रिकॉल सेशन. इसमें क्या है? बेसिकली आपको बताना है कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और कितनी चीज़ें याद नहीं. जब तक आप इस तरीके से पढ़ना शुरू नहीं करोगे, चीज़ें पेपर में याद नहीं आती हैं. ओके. अब देखो, यहाँ पे आंसर होगा वर्क. आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. पढ़ाया है ना मैंने आपको. वर्क डन क्या होता है आपका? इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. जो कॉस थीटा है वही डिसाइड करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है या फिर जीरो हुआ है. क्योंकि कॉस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस थीटा की 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस थीटा की 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1. ठीक है. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. बोथ वर्क एंड एनर्जी हैव, क्या होता है इसका SI यूनिट? जूल. ठीक है. नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ओके. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हाँ जी. पावर इज द रेट एट विच डैश इज डन. एट विच वर्क इज डन एंड इट्स SI यूनिट इज वॉट. ठीक है. पावर का SI यूनिट क्या होता है? वॉट. ओके, सिंपल. चले आगे. चलो, हाँ जी, इसका बताओ. साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चंस हैं. साउंड इज अ डैश वेव दैट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल. इट कांट बी ट्रैवल इन ए डैश. Human audible range of the frequency is dash to dash. Dash sound
जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, सोनोग्राफी में यूज होती है, उसको क्या कहते हैं? द पिच ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश व्हाइल इट्स लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ। देखो इसकी जगह मैं एमसीक्यूज भी ला सकती थी, ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ऑप्शंस तो पेपर में आपको इतना इस लेवल का याद होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे याद करोगे तो चीज़ें ना आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी और आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। हमें गलत तरीका बताया हुआ है रोट लर्निंग का कि पेज पलट के याद करो चीज़ों को, ठीक है, वो सही तरीका नहीं है चीज़ों को याद करने का, याद रखना। बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका? देखो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए, टू ट्रैवल करने के लिए, एंड इट कांट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की। डैश फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी रेंज साउंड को हम क्या कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है? अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, while its loudness is determined by its amplitude, ठीक है, और human sound, in human sound is produced by larynx, जो हमारा larynx होता है गले में, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है larynx। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ जी बताओ, देखो इसमें क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। पूछा गया है लाइट हैज अ डुअल नेचर बिहेविंग बोथ एज अ डैश एंड अ डैश। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज an air bubble in water acts as a dash lens. Splitting of a white light into its constituent color when passing through a prism is called what phenomena? Rainbow formation is a natural phenomena caused by dash of the light by water droplets. बताओ बताओ बताओ। देखो आपको पता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, जब भी आप प्रिज्म पे वाइट लाइट डालते हो वो 7 रंगों में बिखर जाती है, तो उसको हम किसका फिनोमिना कहते हैं? डिस्पर्जन का। ओके ये भी सेम फिनोमिना है डिस्पर्जन का। एयर बबल इन वाटर क्या बनता है, कौन सा लेंस बनता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बताओ कौन सा बनता है ये? कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। और जो हमारी आंखों में पाया जाता है ये होता है अपना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि दिखते कैसे हैं ये। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लिखा नहीं है। लाइट हैज अ डुअल नेचर बिहेविंग बोथ एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बताओ। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ अलोंग विद डैश फ्लोज, करंट फ्लोज है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे होता है डिपेंडेंट? I से क्या है आपका करंट, R से क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। और
फोर्थ है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन, ओके, ये आपका जूल लॉ होता है, ठीक है, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। लेंस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि घरों में कौन सा करंट आता है आपके, एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट आता है, ओके। चलो ओके, सो ये तो आपके फिजिक्स के टॉपिक्स थे। केमिस्ट्री पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवा देती हूँ, उसके बाद हम इन टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। चलो, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा, ओके चलो इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं पहले फटाफट से, जल्दी से आंसर देने हैं आपने। पहला क्वेश्चन है आपका, वेदर फिनोमिना अकर्स इन, कौन सी लेयर में होता है, एटमॉस्फेरिक की लेयर्स होती है ना, उसमें से बताना है आपने वेदर फिनोमिना कौन सी लेयर में होता है, ओके। नेक्स्ट है ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट इज। नेक्स्ट, द डर्टी dozen are persistent dash pollutant. Next है, the hardest metal is platinum while the heaviest metal is, बताओ। देखो हम सबको पता है जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। और ओजोन लेयर कहाँ पे देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, यहाँ पे है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ एटमॉस्फेयर में, हाँ जी। डर्टी डजन आर परसिस्टेंट डैश पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। हार्डेस्ट मेटल प्लैटिनम है, तो हैवीएस्ट सबसे भारी मेटल आपको कौन सी देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो नोबल गैस आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, रेनॉन, जबकि मोस्ट अबंडेंट कौन सी है आपकी, आर्गॉन। अब देखो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा 78%। फिर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट समथिंग %। फिर कौन सी होती है, आर्गॉन, याद रखना, आर्गन पाई जाती है, उसके बाद आती है CO2 की बारी। कई बार हम इस क्रोनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना नाइट्रोजन फर्स्ट पे, सेकंड पे ऑक्सीजन, फिर आर्गॉन, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हैवीएस्ट मेटल कौन सी है आपकी, ऑस्मियम, ऑस्मियम, ओके। अगर हार्डेस्ट प्लैटिनम है, देखो यहाँ पे मेटल लिखा है, अगर यहाँ पे पूछा होता नॉन मेटल, आंसर क्या हो जाना था, डायमंड, ठीक है, आंसर हो जाना था फिर डायमंड। अगर पूछा होता कौन सा एलिमेंट है हार्डेस्ट एलिमेंट, फिर आंसर होना था डायमंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ये नहीं कि जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग, ओके एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ओके। चलो हेल्थ एंड डिजीजेस में से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड डैश, क्या बोलते हैं इसको। पहले 8 क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, करो रिकॉल, सिंपल सा आंसर है, क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ, ऑब्वियसली, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हेल्थ। नेक्स्ट, द डिजीज दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और नेक्स्ट में है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है,
देखो शॉर्ट पीरियड टाइम वाले डिजीजेस को हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस, ठीक है, एक्यूट डिजीजेस। और जो लंबे टाइम के लिए चले उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट में क्या आ गया आपके, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया। क्रॉनिक में क्या आ गया, कैंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। हाँ जी, देखो इनको हम दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक होती है इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑपोजिट कर दो। इसमें लिखा है दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड। हाँ जी, क्या होते हैं ये, पैथोजेंस, ठीक है, क्या होते हैं, पैथोजेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, द स्टडी ऑफ कॉजेज ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड व्हाट। इसको हम बोलते हैं एपिडेमोलॉजी, ठीक है, एपिडेमोलॉजी, मियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड अपनी इम्यूनिटी, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी, इसको कहते हैं हम इम्यूनिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, तो पीडीएफ के साथ आंसर्स भी अटैच होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो इसमें आपसे पूछा है, द सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड डैश सिस्टम। ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम, उसको कहते हैं हम इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the resistance of a particular disease due to a production of antibodies is called dash immunity। okay, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय व्हेन ए पर्सन इज गिवन अ रेडीमेड एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, तो उसको क्या कहेंगे। सिंपल है, अगर ये आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है, ये है आपकी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी इज, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, सुना है ना आपने एडवर्ड जेनर के बारे में, एडवर्ड जेनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में है, डैश आर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोटीन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। क्या होती है ये, वैक्सीन्स, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है आपकी, यही तो होती है, उसमें डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू आपकी वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी क्या बना सके, आपकी बॉडी बना सके क्या, एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर द स्मॉल पॉक्स बाय whom। हाँ जी, और नेक्स्ट भी देख लो, क्वेश्चन है, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स की किसने, बताओ। अभी तो आंसर हमने देखा, सेवनटीन 1996 में बनाई थी आपकी किसने, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ही, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने ही। चलो, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, हाँ जी भाई, टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। कॉलरा इज कॉज्ड बाय विवरियो कॉलराई, ठीक है, विवरियो कॉलराई, हमें पता है। टाइफाइड हो गया आपका, कॉलरा हो गया, ये कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से भी हो जाते हैं, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, 17, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं,
मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट डैश, प्लाज्मोडियम, ठीक है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, which is transmitted by the bite of the female dash mosquito, anopheles, anopheles mosquito, ठीक है, उसकी बाइट करने से, क्योंकि वो कैरी करती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को। नेक्स्ट, डेंगू इज कॉज्ड बाय डैश वायरस ट्रांसमिटेड बाय द डैश मॉस्किटो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90s। ऑब्वियसली डेंगू से क्या होता है, कौन सा वायरस होता है, डेंगू वायरस, ठीक है, डेंगू से क्या होता है आपका, डेंगू वायरस होता है, विच ट्रांसमिटेड बाय कौन सी मॉस्किटो की स्पीशीज, एडीज मॉस्किटो, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व है किस टाइप के उसके पीछे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV की ह्यूमन इम्यूनो, बोलो जल्दी से, HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हेपेटाइटिस बी इफेक्ट, हेपेटाइटिस तो आपको पता है ना, लीवर ही इफेक्ट करता है आपका, इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर में, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 24, जॉन्डिस अफेक्ट द डैश, अरे जॉन्डिस भी क्या करता है, लीवर को ही इफेक्ट करता है, क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर में, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, भाई बताओ कैंसर क्या है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, बातचीत करने से थोड़ी कैंसर हो सकता है, तो क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल, राइट। चलो वेरी गुड। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द डैश हार्मोन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 26, ऑब्वियसली इंसुलिन, पेनक्रियास से आपका इंसुलिन, देखो डायबिटीज मैंने आपको पहले भी बताया है, दो तरह की देखने को मिलती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करना ही भूल जाती है, बनता ही नहीं है इंसुलिन, और उससे क्या होता है, हमें बाहर से इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। जबकि टाइप 1 में मोस्टली आपकी जेनेटिक होती है, अगर पेरेंट की हिस्ट्री में है तो आपको भी टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। टाइप 2 लाइफस्टाइल बेस्ड होती है, इसमें आपकी पेनक्रियाज से इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन का यूज नहीं कर पा रही है, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, मोटापा भी होता है एक तो, ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज क्योर होने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर दो, वॉक करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो प्रॉपर, तो आप टाइप 2 डायबिटीज से फ्री हो सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कोल्ड, बोलते हैं ना ज्यादा टेंशन ना लो आपका बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन, ठीक है। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, द बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज वेट डिवाइडेड बाय, हाँ जी, किसको डिवाइड किया जाता है वेट के साथ, हाइट को, ठीक है, वेट इज डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने को ही दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ओके अब देखो यहाँ पे लिखा है, ए पर्सन विद BMI लेस देन 18.5 इज कंसिडर्ड डैश, क्या होगा, ओवरवेट होगा, अंडरवेट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा, ये अंडरवेट होगा, ठीक है, अंडरवेट, और ये क्या होगा, ओवरवेट। नेक्स्ट है, द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, हाँ जी, डायबिटीज मेलिटस, राइट, सिंपल। नेक्स्ट, द डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल राइजेस इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके नेक्स्ट, द डिजीज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, ओके, एंड crystal in joints is called GOT, ठीक है, GUT,
GOUT, सॉरी GOUT, GOUT, ठीक है। आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ डैश इन द जॉइंट। आर्थराइटिस आपको पता है ना क्या होता है इसमें, इस पर्टिकुलर केस में। क्वेश्चन नंबर 34, क्या हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाए जॉइंट्स में तो आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिक्टिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिक्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलो। 36 में पूछा है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड, क्या पढ़ा था हमने, किस पर्टिकुलर केस में आपकी लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हेपेटाइटिस के कारण, ठीक है, हेपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पूछा है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स इज कॉल्ड 38, टॉन्सिल्स को हम बोलते हैं टॉन्सिलिटिस, ठीक है, टॉन्सिलिटिस। ओके, अब देखो यहाँ पे पूछा है कि डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है, एंड डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड अनीमिया, ठीक है, अनीमिया। ओके एवरीवन, देखो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने आप सभी के लिए के साथ करी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें मेंशन की हैं, ठीक है, ये देखो सब कुछ मैंने मेंशन किया है। ये मैं चाहूँगी जेन्युइनली कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, मैं तो करवा दूंगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, इस PDF को अच्छे से पढ़ो। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज मैं पूरा करवाने बैठगी तो आई डोंट वांट कि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो आप इसको ज़रूर से पढ़ें, ठीक है। इस PDF को आपको मेरे टेलीग्राम लिंक का पता ही है, ठीक है, उस पर आपको ये PDF जो है मैं अपलोड कर दूंगी, तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ही एक आधा और मैं कंपोनेंट ले लेती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ना क्या, सोचना कैसे है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट्स अ डैश आयंस एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू डैश। हमें पता है आपके जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं, ओके, और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए, ओके, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है बेसेस आर द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट OH- आयंस, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द डैश रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सुना है ना, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे OH- आयंस होना, ठीक है। इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा, मतलब मैं ठीक करके दूंगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या किसके बारे में बात की गई है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। क्या होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी कोई नॉट सॉल्ट, ठीक है, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं साथ में तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका NaCl, और बनाते हैं आपका वाटर H2O, राइट। नेक्स्ट देखो, pH स्केल रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, कितना होता है, 0 से 14 के बीच में रीडिंग रहती है, ठीक है। 7 मीन्स न्यूट्रल। एक्वा रीजी एज अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ डैश। देखो 1 पार्ट किसका रहता है, HNO3 का, ठीक है, हाँ 1 पार्ट रहता है आपका HNO3 का, HNO3 को ही हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और 3 पार्ट रहते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, यानी कि HCl के, ओके। समझ पा रहे हो आपने चीजें रिवाइज कैसे करनी है, रिकॉल कैसे करनी है, ठीक है, ओके। तो मैंने इसके साथ ही आपको आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं अभी, चलो, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, एक और कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है डैश डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रपोज द प्लम
पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। हाँ जी, मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, याद करो। डैश डिस्कवर द न्यूक्लियस दैट थ्रू हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, याद करो। डैश एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डैश न्यूट्रली चार्ज। देखो एटम होता है ना, एटम, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन, न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ व्हाट, एंड मास नंबर इज द सम ऑफ डैश प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, और ऊपर वाला आंसर क्या होना था, जो आपके जे थॉमसन थे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ द एटम किस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो देख रहे हो ये क्वेश्चंस ना आपने पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो आप, ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सक्सेस ट्री पंजाब के भी और मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी। ओके, इससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैं कहती हूँ आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के इस तरह के बने होने चाहिए ताकि आप खुद से रिवाइज कर सको, कोई आपको रिवाइज करवाने नहीं आएगा। ठीक है, आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई नो आप कर लोगे। ठीक है, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, इससे क्या होगा, माइंड शार्प होगा, एक्टिव रिकॉलिंग, पेपर में याद आपको जल्दी आ जाएगा चीज़ों। ठीक है, और प्रेशर में गलतियां कम होंगी क्योंकि आपको पता होगा आपने अच्छे से रिवाइज की है चीज़। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू योर एग्ज़ाम। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखें। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहें, जितना पढ़ लिया है बस मोर देन सफिशिएंट है और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।